नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम सोनिया रानी है। मैं सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल धूरी, जिला संगरूर में हिंदी अध्यापिका के पद पर हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का 14वां पाठ राजेंद्र बाबू पढ़ाने जा रही हूं। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, यह निबंध महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। इस पाठ में जो राजेंद्र बाबू शब्द है, क्या वो आप जानते हो कि ये राजेंद्र बाबू कौन है? हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हमारे इस निबंध के प्रमुख पात्र हैं, जिन्हें हम राजेंद्र बाबू के नाम से इस निबंध में पढ़ेंगे। ये इस निबंध में महादेवी वर्मा जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर जो उनका राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कार्य व्यवहार रहा, उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उनके चरित्र की विशेषताएं हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी कैसे व्यक्तित्व के मालिक थे। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य में कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। तो बहुत ही साहित्यिक ढंग से उनका परिचय शुरू किया है महादेवी वर्मा जी ने। वो कहती हैं कि वो उन्हें एक गद्यात्मक वातावरण में ही देखती थी। गद्यात्मक और पद्यात्मक साहित्य की दो विधाएं हैं। गद्य में विचारों की प्रधानता होती है और पद्य में भावनाओं की। लेकिन उनका ये अनुभव, उनकी ये धारणा गलत सिद्ध हुई। वो क्या मानती थी कि वो एक गद्यात्मक व्यक्ति हैं, उनमें केवल विचार हो सकते हैं, भावनाएं नहीं। लेकिन जब वो उनके साथ विचरी तो उनको पता चला कि कितने ही भावनात्मक पक्ष भी उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। कहने का भाव, लेखिका सर्दी की छुट्टियों में अपने घर जाने वाली थी। भागलपुर बिहार में है बच्चों। तो उन्हें लेने उनके भाई आने वाले थे पटना के रेलवे स्टेशन पर। तो वहां पर ही वो अपने भाई की प्रतीक्षा इंतजार कर रही थी। स्टेशन के एक और 3 टायर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में, परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से ये जानने के उपरांत के उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। तो स्टेशन पर ही बैठे बैठे उनकी जो निगाह थी, दृष्टि थी, वो एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो कुछ यात्रियों से, कुछ सज्जनों से घिरे हुए थे और जिनकी जो वेशभूषा थी, जिनका वो पहनने ओढ़ने का ढंग एक देहाती यानी कि ग्रामीण की तरह था। तो उनके भाई ने उन्हें बताया कि वही राजेंद्र बाबू हैं। तभी लेखिका ने उनका अभिवादन किया, उन्हें नमस्कार किया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों में ना कोई नई रेखा जोड़ी है और ना कोई नया रंग भरा है। तो जो पहली दृष्टि का अनुभव लेखिका ने हमें बताया है पटना के रेलवे स्टेशन का, उसके बाद ना जाने कितने ही बार उनसे मुलाकात हुई, लेकिन जो उनकी प्रथम आकृति लेखिका के दिमाग में छप गई थी, अंकित हो गई थी, वो वैसी की वैसी रही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बेशक कि उसके बाद जो राजेंद्र बाबू थे वो भारत के राष्ट्रपति भी बन गए थे, लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। तो लेखिका उनके व्यक्तित्व को सत्य के साथ
तुलना करती हुई कहती हैं कि जैसे सत्य में कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार उनके सच्चे व्यक्तित्व में भी हम कुछ अपनी तरफ से जोड़ या घटा नहीं सकते। काले घने पर काले छोटे छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वरण, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें जो ऊपर के होंठ पर ही नहीं नीचे के होंठ पर भी रोमिल वालों का आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। तो इस उन पूरी दो चार बातों में लेखिका ने हमें इस पूरे गद्यांश में उनके वेशभूषा, शारीरिक बनतर के बारे में हमें बताया है कि उनके शरीर की बनावट कैसी थी। उनके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे, मुख और माथा चौड़ा था, और उनकी जो ब्रकेटियां थी, आईब्रोज थी, वो बहुत घनी थी, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक भारी, और ठुड्डी जो थी वो गोल थी, सुडौल और मोटे मोटे होंठ थे, और काले रंग का आभास देता हुआ गेहुआ कनक के जैसा रंग उनका था। ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें थी जो ऊपर के होंठ के साथ साथ नीचे के होंठ पर भी एक पर्दा डाले हुए थी। सब हाथ पैर शरीर सब लंबे थे, और उनको पहली दृष्टि में ही कोई देखता था तो उनकी तरफ आकर्षित होता था, यानी कि कुछ ऐसी विशेषता थी जो हमें उनकी ओर खींचती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। इसमें बात की गई है उनके वेशभूषा की कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनका पहनने का ढंग कैसा था। तो बताया गया है कि वो खादी की मोटी धोती पहनते थे जो एक ओर तो पैर का घुटना छूती थी और दूसरी ओर पिंडली, यानी कि एक तरफ से थोड़ी नीची होती थी, दूसरी तरफ से ऊंची बांधी होती थी। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। तो ऊपर क्या पहनते थे? वो काला बंद गले का कोट पहनते थे जिसका एक बटन भी टूटा हुआ था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, यानी कि बूट और जुराबें, शूज भी पहने हुए थे, सॉक्स भी पहनी हुई थी, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मतलब जैसे बेमेल थे कोट और धोती, उसी प्रकार मोजे और जूते में भी एक अजीब प्रकार का हेलमेल था। एक मोजा जूते ऊपर उतर आया था, यानी कि उसकी जो इलास्टिक है वो ढीली पड़ चुकी थी और वो उल्टा होकर, जैसे हमारी जुराबें जब इलास्टिक खराब हो जाती है तो नीचे की तरफ आ जाती है ना रोल होकर, वैसे उनका भी एक मोजा जूते के ऊपर उतर आया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग का पता चलता था ना रूप का। कहने का भाव उनका जो ध्यान था वो अपने आप को सजने संवारने में नहीं था। बहुत ही साधारण प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं बांह पर खिसक आई थी। वैसे तो जो टोपी पहनते हैं गांधी टोपी, तो उसकी एक नोक बिल्कुल ऊपर आगे की तरफ होती है और एक पीछे की तरफ, लेकिन ये भी टेढ़ी थी। उसकी आगे और टोपी की कोर माथे की पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं, अतः जो यहाँ स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में अटका रह गया। उनके कपड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उनको पहनने में उन्होंने ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया, जैसे जल्दी जल्दी में वो कपड़े पहनकर आए हो, जो जैसे पहना गया वो वैसे ही रह गया हो। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। उनके चेहरे को देखकर बार बार ऐसे प्रतीत होता था जैसे हम उन्हें पहली बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें
प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। तो लेखिका सोचती थी कि ऐसा क्यों लगता है कि जैसे उन्हें कहीं देखा है। तो ये बात उन्हें काफी समय के बाद समझ में आई। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। तो इसका एकाएक कारण क्या था कि वो देखने में एक सामान्य, एक साधारण भारतीय नागरिक की तरह थे और उनकी जो आकृति थी और शरीर का गठन था वो बिल्कुल साधारण भारतीय की तरह था। तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे हमने उन्हें कहीं पहले देखा हो। आकृति और वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। इसी प्रकार अपने स्वभाव और रहन सहन के में भी वो क्या करते थे, एक भारतीय किसान या एक आम भारतीय नागरिक की तरह ही दिखाई देते थे। एक तो हो गए उनके शरीर की आकृति, दूसरा उनका वेशभूषा, कपड़े पहनने का ढंग, तीसरा हो गया उनका स्वभाव और चौथा हो गया उनका रहन सहन। इन सभी बातों में वह एक आम भारतीय नागरिक की तरह ही थे। इसीलिए उन्हें देखकर किसी को विशेष अनुभव नहीं होता था, ऐसा लगता था कि वे उन्हें पहले से ही जानते हैं। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। उनकी प्रतिभा और बुद्धि विशेष थी और उनमें जो संवेदना थी वो भी बहुत गंभीर थी। तो उनको ये सारी बातें उनके कैरेक्टर को, उनके व्यक्तित्व को इतनी अच्छी तरह से सूट करती थी कि उनको ये सभी बातें उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाती थी, विशेष जो मान वो प्रदान करती थी। भाई जवाहरलाल जी की अर्थव्यवस्था की व्यवस्था में निर्मित होती थी, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू उसी समय पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो रहे वो भी अस्त व्यस्त होते थे, उनके पास भी बहुत काम होता था, लेकिन उनकी अस्त व्यवस्था में भी एक व्यवस्था दिखाई देती थी कि वो बिजी होते हुए भी, जल्दी जल्दी में होते हुए भी सब कुछ व्यवस्थित तौर से मैनेज करते थे। किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यवस्था का प्राय थी, लेकिन उनका जो सोच समझकर किया हुआ व्यवस्थित कार्य भी होता था वो भी अस्त व्यस्त होता था। दूसरे यदि जवाहरलाल जी की अस्त व्यवस्था को कोई देख ले तो उन्हें बुरा नहीं लगता था। अगर दूसरे लोगों के सामने ये बात आ जाए कि आज वो बहुत बिजी हैं, जल्दबाजी में ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं होता था। परंतु अपनी अस्त व्यवस्था के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे, लेकिन ये थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे। जैसे बच्चों को किसी को पता ना चले इस बात में संकोच होता है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी जो चोरी है या उनका जो काम है, काम करने का ढंग है, वो लोगों के सामने ना आए। इसी प्रकार जो राजेंद्र बाबू थे, अगर उनके बारे में लोगों को पता चल जाता था तो वो संकुचित हो जाते थे। एक दिन यदि दोनों पैरों में दो भिन्न रंग के मोजे पहन लेने पर उन्हें किसी ने देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था। परंतु दूसरे दिन जब वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से भी अधिक अनमिल रंगों के पहन लेते। तो क्या ठान लेते थे कि आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी को पता ना चले, लेकिन जब वो कोशिश करते थे अपने आप उसको सेट करने की तो पहले से भी ज्यादा बिगाड़ लेते थे काम को। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यवस्था के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अन्यास ही हो आता है। तो अब लेखिका बताएगी उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे चक्रधर जी, उनके बारे में। अब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते। उनसे भी साधारण थे उनके निजी सचिव भाई चक्रधर जी,
जो उनका जो फटे पुराने कपड़े जूते होते थे, जो वो बिल्कुल गिराने लायक हो जाते थे, तो वो इसे संभालकर अपने लिए रख लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। कितने ही वर्ष में उनके पुराने कपड़े और जूते पहनते रहे और उनका धन्यवाद करते रहे, इस बात का कृतार्थ मानते रहे। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक फिर आज तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के नित्य संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बिठा सकूं, तो उन्हें शीघ्र ही कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। तो नित्य संपर्क में, जान की बहुत ही उनके सीधे संपर्क में आने का अवसर लेखिका को तब मिला जब वे अपने 15-16 पौत्रियां की एडमिशन कराने के लिए उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त कराने के सिलसिले में लेखिका से मिले। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम में बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई और उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तो जब एडमिशन हो गया लड़कियों का, तो दादा और दादी बारी बारी से अपनी पौत्रियों को मिलने आते। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के नित्य संपर्क में आने का अवसर मिला। अब लेखिका को अवसर मिला उनकी सहपत्नी से मिलने का। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षम्यामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी। सूत्रधारिणी होती है जो एक धागे में सभी को पिरोकर रखती है। तो ये विशेषताएं जो ऊपर हमने देखी हैं, ये सभी उनकी पत्नी के व्यक्तित्व में देखने को मिलती हैं। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था, यानी कि उनका विवाह बहुत छोटी आयु में हो गया था। संभरवात जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। जैसा कि तब रिवाज था कि एक जो वधू होती थी उसको सिर झुकाकर घूंघट डालकर लंबे समय तक ससुराल में बैठे रहना पड़ता था। परिणामत उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई थी कि युवती होकर वे सीधी खड़ी नहीं हो पाई। तो इस वजह से उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो क्या हो गई, टेढ़ी हो गई थी, जिसे हम कुबड़ कहते हैं। उस प्रकार मुड़ गई, जो फिर बाद में सीधी नहीं हो सकी। बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्र युद्ध के अपराध में जे सेनानी की पत्नी होने का ना उन्हें कभी अहंकार हुआ और ना उनमें कोई मानसिक ग्रंथि ही बनी। ये भी एक उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताई गई है कि इतने बड़े परिवार की वधू और इतने अच्छे व्यक्ति की पत्नी होने का उन्हें कभी अभिमान नहीं हुआ। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। एक दिन जब कुछ घंटे ठहरने पर भी वे सबको बुला बुलाकर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना ना भूलती थी। जब भी वे हॉस्टल में जाती थी, छात्रावास में जाती थी, तो सभी के परिवार का हालचाल पूछती थी, किसी को भी बुलाना नहीं भूलती थी। घर से अपनी पात्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्रायः सभी बंट जाता था। देखने वाला ये जान ही नहीं सकता था कि वह सबकी इया अय्या अर्थात दादी नहीं है। कहने का भाव जो विशेष पदार्थ वो अपनी पात्रियों के लिए लेकर आती थी वो सभी में बांट देती थी और ये पता ही नहीं चल पाता था कि वो किसकी दादी हैं। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्रायः जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा जमुना भेंट हो जाते। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्रायः देती चलती थी। इतने सारे पंडे उन्हें घेर लेते थे, लेकिन वो बिल्कुल घबराती नहीं थी। जितना भी दूध फूल उन्हें दिखाई देते, वो सबसे लेकर सबसे खरीद कर गंगा जमुना को भेंट कर देती थी और सभी पंडों को उनका प्रायः देती जाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ
बहुत सादगी और संयम से रही। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन तेल का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। अगर बालिकाओं की बात करें उनकी पौत्रियों की, तो उन्हें विशेष रूप से इस बात का निर्देश दिया गया था कि वे बहुत सादगी से रहेंगी और उनका खर्चा बहुत सीमित था। वे अपने सभी काम स्वयं करती थी। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास से अनुपस्थित होती थी। स्वतंत्रता के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियां अपवाद रहीं। अगर हम और स्वतंत्रता सेनानियों के घर से आई हुई बेटियों की बात करें तो कोई कहीं पर चली गई आजादी के बाद, कोई कहीं पर विशेष अध्ययन करने के लिए चली गई, लेकिन केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियां थी जो वहीं पर रही। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरा नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। देखिए कितने महान विचार थे उनके कि उन्होंने इतना उच्च पद पाने पर भी साफ रूप से ये बात कही कि बच्चों का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, वो जैसे रहते आए हैं वैसे ही चलेंगे। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे के से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिवारजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। तो उनकी पत्नी भी जब उनका कमरे के साथ एक रसोई घर बन गया था तब वहां पर शिफ्ट हुई। वे अंत तक अपना भोजन खुद बनाती थी और सभी परिवारजनों को परोसने के पश्चात ही आप स्वयं खाना खाती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप ले जाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पशोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर उन्हें लाने वाला कोई नहीं मिलता। तो एक बार उनकी दादी ने, पौत्रियों की दादी ने, यानी कि राजेंद्र बाबू जी की पत्नी ने लेखिका को दिल्ली राष्ट्रपति भवन आने का निमंत्रण दिया और साथ ही में एक ड्यूटी लगाई कि वे उनके लिए 10-15 सिरकी के सूप लेकर आएंगी। सूप जिसे हम पंजाबी में छज्ज बोलते हैं, जो हम अपना अनाज है उसको साफ करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। तो जब इन सभी सूपों को ट्रेन में तो जो था दृश्य वो था ही कि फर्स्ट क्लास में जो डिब्बा था उसमें किस प्रकार से इनको टांगा गया, उससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ, हैरान करने वाली झलक तब प्रस्तुत हुई जब वे उन्हें एक विशेष कार में उपहार को लादकर राष्ट्रपति भवन लेकर गए। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। जो गेट पर खड़े होते थे सिपाही, वो सभी को देखकर हैरान थे। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि ना कभी वहां पहुंचा था ना पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामी ने मुझे अंक में भर लिया, यानी कि गोद में ले लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं।
तो लेखिका बताती है कि राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं खाते थे, यानी कि वो निरन्न रहते थे, फल वगैरह खाते थे। तो लेखिका भी जिस दिन पहुंची तो उस दिन उनका उपवास था। लेखिका ने सोचा कि वे उनका साथ देगी, वो भी जैसा भोजन वो खाते हैं वैसा ही भोजन उनके साथ करेगी। तो हमारे भारतीयों के जो एक साधारण बात क्या है कि जिस दिन हम उपवास करते हैं हम आम दिनों की उपेक्षा ज्यादा खाते हैं, आम दिनों के कंपैरिजन में उनकी तुलना में हम ज्यादा खाते हैं, फल मेवे मिठाइयां पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। लेकिन लेखिका को यह बात देखकर हैरानी हुई कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने उपवास के बाद क्या खाया, केवल कुछ उबले हुए आलू खाए। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होंठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। तो लेखिका को भी वही खाना था, क्योंकि लेखिका ने पहले ही बोल दिया था कि वह उनके साथ वैसा ही भोजन करेगी जी। तो लेखिका को देखकर उनमें के मन को संतोष था कि और साथ के साथ वे बालकों जैसी हंसी भी हंस रहे थे। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु वो होते हैं बेटा जिनका कोई शत्रु ना हुआ हो, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनमें कुछ विशेष गुणों के कारण ही उन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई और उनके सरल मन के कारण आज तक उनका कोई दुश्मन नहीं हुआ। अनेक बार प्रश्न उठता है क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। तो लेखिका अपने मन से बार बार प्रश्न पूछती है कि वो सांचा इतना सरल पुरुष, इतना सरल व्यक्ति आखिर कहां चला गया। कहने का भाव अब वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों आइए अब हम इस निबंध के अति लघुतर प्रश्न देख लेते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहां देखा था। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार पटना के स्टेशन पर देखा था। कब देखा था? जब लेखिका का भाई पहली बार उसे लेने आया था, हॉस्टल में से लेने आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो जैसा कि हमने राजेंद्र बाबू जी के बारे में पढ़ा कि उनका स्वभाव और रहन सहन किसके साथ मिलता जुलता था, तो राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में एक साधारण भारतीय कृषक यानी कि भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करते थे। उनको देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे हम एक साधारण भारतीय किसान को देख रहे हों और इसीलिए हमें इस बात का आभास होता था कि जैसे हमने उन्हें पहले भी कहीं देखा हो। हाँ जी, अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी थे, जो उनके पुरातन सज्जा को अपने पर सहेज लेते थे। अगला प्रश्न है जी, राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया। किसके लिए अनुरोध किया गया था? राजेंद्र बाबू ने लेखिका से अपनी 15-16 पौत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया। अगला प्रश्न है जी, लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। तो लेखिका प्रयाग से सिरकी के बने 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। हाँ जी, हमारा अंतिम प्रश्न है, अति लघुतर प्रश्न, राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई। राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर उबले आलू खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस निबंध को अच्छे से समझ गए होंगे। आज के इस लेसन को
ध्यानपूर्वक देखने तथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।